First, we will take your DPP doubts if you have any doubt from the DPP. रेक्टिलिनियर मोशन का DPP1 मैं ओपन कर रहा हूँ. और इस पर कोई कंसर्न हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 479. 479. 3 and 5. Also 2. Also 1. Okay. 179. Yeah, they're included. 5 included. Okay. Question number 8 as well. 10, 25, 7. Two and 5, yes. So they have been counted. So let's start this question number 1. Question number 1 says a motor car is moving due north at a speed of 50 km per hour. There's a motor car which is moving due north, means north की तरफ जा रहा है, and speed is given there. So speed मतलब instantaneous speed दिया गया है, और instantaneous speed instantaneous velocity के magnitude के बराबर होती है. डायरेक्शन किधर दिया गया? नॉर्थ की तरफ है. It makes 90 degree left turn without changing speed. So changing speed change नहीं करता है. 90 डिग्री का टर्न लेफ्टवर्ड ले रहा है. अपने को बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना रहा होगा कार में. सो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि स्पीड नहीं चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो जब कभी डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज करती है, तो चेंज जीरो नहीं आएगा, ये अपने को ख्याल में रखना है. जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी स्टोरीज इस तरह समझेंगे. पहले आप समझ लो कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, सो ये नॉर्थ है. ड्रॉ नॉर्थवर्ड. So initial velocity is towards north. This is initial velocity. और अगर कोई चीज नॉर्थ की तरफ जा रहा हो और 90 डिग्री टर्न करे तो उसके पास दो डायरेक्शंस होंगे, या तो फिर वो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा. यानी ईस्ट पे जाएगा या वेस्ट पे जाएगा. फिर उसने क्लियर किया है कि जो 90 डिग्री का टर्न है ना वो लेफ्ट वाला है. तो अगर अपने आप को नॉर्थ फेस कराओ और लेफ्ट टर्न लो तो आपको वेस्टवर्ड नजर आएगा, तो ये ऐसा जाएगा. तो ये फाइनल वेलोसिटी है. सो यू गॉट इनिशियल वेलोसिटी v initial and this is v final. आपको निकालना चेंज इन वेलोसिटी. सो हाउ टू राइट द चेंज इन वेलोसिटी? इट्स लाइक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है आपको बताया गया. आप फिगर वाला मेथड यूज कर लो या फिर आई कैप जे कैप यूज कर लो. फिगर वाले मेथड में जो फाइनल होता है उसको ऐसा सच रखते हैं, फाइनल डायरेक्शन को. एंड व्हाट वी डू, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल, क्योंकि माइनस उसके साथ लगा तो उसको रिवर्स कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं. तो इस तरह से अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे तो एडिशन वाला वेक्टर जो आएगा वो ये बनेगा, ये वाला. ये फाइनल वेक्टर हो जाएगा. मैग्नीट्यूड वाइज जो ये वी फाइनल था, वी फाइनल की वैल्यू कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर. वी इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है? 50. तो ये कितना हो जाएगा? 50√2. राइट एंगल रूल. सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50√2 आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन भी स्क्रैप हो गया, लास्ट ऑप्शन भी स्क्रैप हो गया. बी और सी में आपको मार्क करना है. अब आप देखिए कि इसका एरो किधर जा रहा है. चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, डेल्टा वी. So it is pointing towards this direction, which is basically if you use this north-south notation, so where it is pointing in this direction, and it's going to be 45 degree because 50-50 बराबर है.
So इसका मतलब this direction is southwest. So change in velocity is towards southwest. C option northwest बोलेगा, उसको स्क्रैप कर दोगे, फिर जो साउथ वेस्ट आएगा उसको मार्क कर दोगे, बी ऑप्शन को। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल होता है उसको लगाना था। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अभी भी कंसर्न है तो बोलने का। अपने पास दूसरा तरीका क्या था, आप इसको आई कैप मान लो, इसको जे कैप मान लो, तो इनिशियल को जे कैप पे लिखो, इसको माइनस आई कैप पे लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आई कैप जे कैप जो भी आएगा उसके हिसाब से डायरेक्शन दिखा दो। दैट्स आल्सो वर्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड पर आते हैं। Second says a particle has a velocity u towards east at equal to 0. Its acceleration is towards west and is constant. Okay. Let x and xb be the magnitude of displacement in first 10 seconds and the next 10 seconds. Okay. So, it seems like it a two-dimensional story है, लेकिन फिर भी हम लोग कैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है कि एक पार्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो बेटर है कि हम लोग डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो डायरेक्शंस बनाते रहते हैं। ये डायरेक्शन आपका ईस्ट है, या फिर एरोज बना देते हैं। ये ईस्ट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखा रहा है। सो नॉर्थ एंड ईस्ट। पार्टिकल एट से यहाँ से चलता है, इसी को ओरिजिन भी मान सकते हैं, हमारे लिए एक्स एक्सिस भी है, ये वाई एक्सिस भी है। इट सेज कि पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, तो इनिशियली इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी थी u इक्वल टू 0 पे। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, अच्छा वेस्ट की तरफ पूछा है, यानी बोला है इस तरफ, बोला है सिंगल, एक ही डायरेक्शन की स्टोरी है। वेस्ट की डायरेक्शन में इसका मतलब इधर है, तो इसको हम एक्सेलरेशन ना बोल करके रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो ये अपोजिट टू द वेलोसिटी है। सो ये क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम करेगा, और ये कांस्टेंट भी है। सिंपल एप्लीकेशन टाइप का लग रहा है। इसने बोला एक्स ए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट 10 सेकेंड में, और नेक्स्ट 10 सेकेंड में एक्स भी है। अपने को पता करना है कि कौन सा क्या होगा, तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो आप जानते हो कि जब ये पार्टिकल चलेगा तो रिटार्डेशन विल रिड्यूस द वेलोसिटी। रिड्यूस द वेलोसिटी मींस उसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, लेकिन एक स्टेज पर ये 0 पे पहुंच जाएगा। जब ये 0 पे वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके बाद अपनी डायरेक्शन बदलेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि दिस विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन विल रिटर्न बैक इन दिस डायरेक्शन, विल कीप ऑन मूविंग। तो पहले रिटार्ड होगा और फिर एक्सेलरेट करेगा। इट्स जस्ट लाइक ग्रेविटी वाला स्टोरी है। एक पार्टिकल को आप ऊपर थ्रो करते हो और ए नीचे लग रहा होता है, तो इट्स गोज अप देन गोज डाउन, और अगर अर्थ ना हो तो ऐसे नीचे चलता चला जाएगा नीचे। तो एग्जैक्टली उसी का ही हॉरिजॉन्टल वर्जन दिखा दिया गया है। अब आपको ये कंपेयर करना है कि पहले 10 सेकेंड में और नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। नाउ ये तो बात क्लियर लग रहा है कि अगर आप यहाँ से इस लोकेशन तक देखोगे, इस टाइम तक देखोगे, तो इस टाइम पर पहले ये स्पीड ज्यादा होगी, फिर स्पीड स्लो स्लो कम होती जाएगी और 0 हो जाएगी। लेकिन बियॉन्ड दिस स्पीड 0 से बढ़ते आगे बढ़ते रहेगी। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का लेंथ होता है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी हो गया है कि whether this particle in 10 सेकेंड returns it, और अभी 10 सेकेंड के बाद में रिटर्न करता है, या 20 सेकेंड के बाद में रिटर्न करता है, या 40 सेकेंड के बाद में रिटर्न करता है। सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा ये रिटर्निंग टाइम क्या है। अगर ये रिटर्निंग टाइम, ये वाला टाइम 20 सेकेंड से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि पहला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज्यादा रहा होगा, एक्स ए ज्यादा रहा होगा, एक्स बी कम रहा होगा।
और अगर सपोज कर लीजिए ये 20 से कम है तो फिर बदल सकता है, इजंट इट? ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 सेकंड में पार्टिकल ओरिजिन से चल करके फिर से ओरिजिन में 10 सेकंड में आ गया हो, तो पहले 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0 हो जाए और नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट एक अच्छा नंबर आ जाए, तो एक्स भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर आप ये बोलोगे इट विल डिपेंड ऑन द यू वैल्यू। अगर आप आपको यू वैल्यू बताएं, ए वैल्यू बताएं, तो हम कैलकुलेट करके ये टाइम निकाल सकते हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अभी कंपेयर करना हमारे लिए चैलेंजिंग है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। सो appropriate आंसर फिर हम लगाएंगे द इंफॉर्मेशन इज insufficient टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन XA एंड XB। लास्ट को आप मार्क कर दोगे। तो जैसा लास्ट में ऑप्शन होता है वो भी एक आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने कुछ लिखा हुआ है सर t इक्वल टू 0 हो गया तो फिर एक्सीलरेशन कैसे स्टार्ट हो गया? t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है और इनिशियली उसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है। So, जब पार्टिकल आपका यहाँ पर था ओरिजिन पर, उस मोमेंट पर पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा था? ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन उसमें ए किस डायरेक्शन में लग रहा था? वेस्ट की डायरेक्शन में लग रहा था। तो उस मोमेंट पर ये रिटार्डेशन है, उसके आगे भी रिटार्डेशन है। कब तक रिटार्डेशन रहेगा? जब तक ये रिटर्न नहीं करेगा। एक बार रिटर्न करना स्टार्ट हुआ फिर वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। फिर आपने लिखा देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वेस्ट डायरेक्शन। यस, सो दैट्स अ कांस्टेंट इन द वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 10 सेकेंड के बाद ये टर्न करेगा या 20 सेकेंड के बाद टर्न करेगा, कब टर्न करेगा, और डिस्प्लेसमेंट उसी बात पर डिपेंड करेंगे कि कब टर्न करता है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो हमको पता होता कि ओवर द टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सबका सेकेंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। Third says a body starts from rest and is uniformly accelerated for 30 seconds. Distance traveled in the first 10 second, next 10 second and further next 10 second वो x1, x2, x3 दिए हुए हैं। इस केस में आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि वो रेस से चल रहा है, तो रेस से चलेगा तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में चलेगा पार्टिकल। तो इस केस में आप देखोगे जो डिस्टेंसेस होंगी वो बढ़ती हुई आएंगी। पहले 10 सेकंड में कम चलेगा, अगले 10 सेकंड में ज्यादा चलेगा, उसके अगले 10 सेकंड में ज्यादा चलेगा। तभी ऑप्शन में आपको जो रेशियो दिख रहे हैं वो बढ़ते क्रम पर है, लाइक 1:2, then 1:3, then bigger than that. So थर्ड के बारे में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके लिए आप कैसे उसको कैसे सॉल्व करोगे? फॉर दैट सेक यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड यू कैन थिंक ऑफ कि आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है लेट्स से, तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पाया गया, सो ये 10 सेकंड हो गया और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी v1। फिर 10 सेकंड आपने वेट किया तो टोटल टाइम हमारा 20 हो गया, क्योंकि हम t इक्वल टू 0 से चल रहे हैं, तो ये 10 सेकंड हो गया, ये भी 10 सेकंड हो गया। सो जो टाइम होगा इट्स लाइक कि आपने एक क्लॉक को स्टार्ट किया हुआ है और तो 0 से 10 चलेगा, फिर 20 जाएगा, 30 जाएगा, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v2 होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं उसको। 30 सेकंड तक टोटल चलना है, तो अभी और 10 सेकंड तक चलेगा, तो यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी v3 हो जा रही है और t इक्वल टू 30 सेकंड हो गया। सो ये 10 सेकंड के 3 इंटरवल हो गए। इसने बोला है कि फर्स्ट 10 सेकंड में जो चलता है डिस्टेंस, यानी ये वैल्यू, ये x1 है। नेक्स्ट पे जितना चलता है ये x2 वैल्यू है, और फाइनली जितना चलता है ये x3 वैल्यू है। अब अपने को पता करना है x1, x2, x3 में कौन कितना बड़ा है। इनफैक्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी है। क्या कर सकते हैं? इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो u था, u 0 है, u को 0 बोला उसने। सो आप इनके नाम भी कर सकते हो, लेट्स से ये a लोकेशन है, ये b लोकेशन है, ये c लोकेशन है, ये d लोकेशन है। सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो है, a कांस्टेंट बोल दिया उसने। जैसे ये कांस्टेंट बोलेगा तो आपके पास वो 4 इक्वेशंस थी, वो आप अप्लाई कर सकते हो। v1 निकालना हो तो v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हो। x1 निकालना हो देन यू कैन यूज दिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सो इसके बाद आप क्या कर सकते हो सॉल्विंग के लिए, मैं आपको बता था। इसके बाद आप इसको याद रख सकते हो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप का बन जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में। हाँ, सो x1 निकालने के लिए आप ए बी जर्नी को वॉच करो। लेट्स से आप ए से बी जर्नी को ऑब्जर्व करते हो, केवल ए से बी मोशन को देखते हो। इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, u 0। एक्सेलरेशन कितना है, a which is not given but is constant। x1 टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। सो हम इस पे सेकेंड इक्वेशन लगाना चाहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज x1, initial velocity u that is 0, t which is 10, ut plus half a into t square means 10 का स्क्वायर। सो आप यहाँ से देखोगे आपको x1 की वैल्यू पता चल जाएगी। x1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50 टाइम्स a फॉर एक्सेलरेशन जो अपने को नहीं पता है। x1 पता चल गया a के टर्म्स में। अब आप क्या कीजिए, अब नाउ यू वॉच फ्रॉम a टू c। आप B टू C भी वॉच कर सकते हो, B से C जर्नी। लेकिन जब आप B से C जर्नी वॉच करोगे तो उसके लिए आपको पहले V1 निकालना होगा। V1 इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड होगा, फिर x2 डायरेक्टली निकालेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम यूजिंग A टू C जर्नी। अगर आप A से C तक का एक साथ वॉच करोगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0, क्योंकि हमारा इनिशियल अभी भी है। सो सेम इक्वेशन हम लगाएंगे ए से सी जर्नी के लिए। आप देखोगे ये थोड़ा सा हेल्प करेगा कैलकुलेशन कम करने में। इज गोइंग टू बी लाइक total displacement which is x1 plus x2. This is going to be initial velocity 0, total time is 20 plus half a t square 20 का स्क्वायर। यहाँ से आपको x1 plus x2 की वैल्यू पता चल जाएगी। x1 plus x2 is coming as 200 divided by 2, ये 400 बनेगा। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 200 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। So x1 plus x2 200 आ गया। x1 was 50a, तो यहाँ से x2 पता चल जाएगा। How much x2 comes out to be 200 minus 50, that is 150a. Making sense? Now we can similarly use a to d journey. जो आप a to d journey को यूज करोगे, सो आपको टोटल टाइम 30 लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 रहेगी। सो जनरली जब ऐसा स्टोरी होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हम लोग ए से ब्रांचेस को लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t की वैल्यू 30 का स्क्वायर कर दोगे। So this comes out to be 900 divided by 2, that's 450 a, और ये x1 plus x2 plus x3 है। Now see, x1 plus x2 की वैल्यू 200 थी, तो अगर इसमें से 200 कम कर दिया जाए तो x3 निकलेगा। तो x3 can be written as 450a minus x1 plus x2, तो x1 plus x2 को एक साथ वापस कर दो। x1 plus x2 की वैल्यू 150 है, तो इसको 150 लिख दो। मैं बेबी स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली भी किया जा सकता है। So that's going to be equal to how much? 300a. Now आपको x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। क्या हम ratios निकाल सकते हैं? Of course we can find the ratios. Sir, x1 plus x2 is 200. 200. Okay, thanks for correction. I wrote it as a 150. So it's a 200. You are right. x1 plus x is a 200. So we need to write it as a 200a. So it will turn up as a 250a, isn't it? Yeah, calculation has to be checked. So अपने को x1 और x2 और x3 का रेशियो जो चाहिए था वो कुछ इस तरह से आ रहा है। This is equal to 50 times a is to 150 times a is to 250 times a. And ratio, no, the common terms get cancelled out. So a will get cancelled out and you can divide by 50. So you can divide by 50a. So that's will become 1. That's going to be 3. That's going to be 5. So you'll find it's going to be in the ratio of 1 is to 3 is to 5. Okay, so you can remember when it starts from 0 and you need to measure the consecutive distances or displacements over the equal times.
then it will be 1:3:5 ratio. आपने लिखा will this follow Galileo's law of odd numbers? Yes, you can say exactly similar way, पर उस पर भी 1:3:5 आता है. ये भी आपको 1:3:5 मिलता है. ये इस तरह का एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है. इसको उसने इस तरह से दिया था एग्जाम में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था. उसने क्या बोला कि एक पार्टिकल को हमने यहाँ से रिलीज किया है किसी हाइट से और रिलीज किया है, तो ये नीचे जाएगा. तो बताइए कि हर सेकंड में कितना चलने वाला है, हर 10 सेकंड में कितना चलने वाला है, या हर टी टाइम में कितना चलने वाला है. सो टी टाइम के बाद या टी नॉट के टाइम के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर टी नॉट टाइम लेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा, फिर टी नॉट टाइम लेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा. सो ये करस्पॉन्डिंग हाइट्स कितनी होंगी? एक तो ये हाइट हो जाएगी h1 और ये h2 और ये h3. ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा जब आप सॉल्विंग कर रहे होगे. आपसे बोलेगा h1 और h2 h3 का रेशियो बताइए. So this question is nothing but the same question. It starts from zero. Yes, starts from zero. Moves with a constant acceleration. Yes, moves with a constant acceleration. And it covers the distances in equal time intervals. So यहाँ पर 10 seconds थे, यहाँ पर t naught है. और ये displacements अपने को पता करना, तो उनका रेशियो भी 1:3:5 आ जाता है. So that was question number 3. It was good one. And इसके बाद आपने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, so 4 के बारे में बात कर लेते हैं. Question number 4 was in the test, isn't it? ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको टेस्ट पेपर में मिला था, रिपीट हो गया, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कैसे सॉल्व करना है. बहुत इजी है. इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी आपको पता करना है. एक्सेलरेशन दे रखा है. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज गिवन एज at. वो f बोल रहा है एक्सेलरेशन को, बोलने दो, उसकी मर्जी. अगर नोटेशन चेंज होता है तो चलता है ना. लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन को लिखते हैं कि एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं. ये आपको पता है. इसका मतलब dv की जो वैल्यू आएगी उसको हम a dt लिख सकते हैं. फिर इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड. ये 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी, t टाइम पर v वेलोसिटी आएगी. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा v माइनस u इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन a फॉर एक्सेलरेशन. यहाँ पर इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो a इंटू टी आएगा. यहाँ पर a उसने दे रखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये at हमारा एक्सेलरेशन था. सो dv की वैल्यू at इंटू dt हो जाएगा. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये आ जाएगा t dt, 0 से t. t dt का इंटीग्रेशन आप जानते हो, at²/2 बन जाएगा. So what the v is going to be u plus at²/2. So कौन सा आंसर करेक्ट आएगा? b आएगा, a नहीं आएगा. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि लाइक डायरेक्टली इसको हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में इसको ऐसा लिख दें, v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन f इंटू टी और f की वैल्यू ए टी रख दें. नो, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन वैलिड ही नहीं होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन में, इसलिए हमको इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व करना होता है. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. आपने लगा था कि आई फाउंड माई मिस्टेक. took x1 plus x2 is equal to 150. x1 plus x2 is equal to 200 है, वो मैंने भी 150 का यहाँ पे यूज कर लिया था. So it is 150. x1 plus x2 was 200. Okay. So ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने देख लिया. We had in the test as well. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सभी ने कई लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो देखते हैं 5 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. Its velocity after n second is v. The displacement of the body in the last 2 seconds would be. Okay. So it because of language आपको थोड़ा सा इशू किया होगा, तो मैं आप यहीं पर सॉल्व करता हूँ, बस आपको ऑब्जर्व करते रहना. अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो एक पिक्चर बना लेते हैं. जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो एक पिक्चर हमारे लिए काफी हेल्प करती है. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u की वैल्यू 0 दे रहा है. स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 है. एज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 भी है, ओरिजिन भी है. और फर्स्ट n सेकेंड में, जब ये n सेकेंड में आएगा तो यहाँ पर t की वैल्यू n हो जाएगी.
इसकी वेलोसिटी अपने को v पता चलती है। तो जो गिवन नंबर्स उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है, उससे अपने को कुछ फायदा होता है। फायदा इन द सेंस कि हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कैविटी को गिवन है, फिर इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। सो ए इज यूनिफॉर्मली, सो ए इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी अगर 0 होती है इनिशियली, तो पार्टिकल उस डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। इस में v आपको दे रखा है, तो कौन सा इक्वेशन पहले अपने को यूज कर लेना चाहिए जिसमें v इन्वॉल्व हो, a इन्वॉल्व हो, u इन्वॉल्व हो, t इन्वॉल्व हो। सबको फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ख्याल में आएगा। फिर अपने को चेक करना है कि हम v इक्वल टू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन चेक करो, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यस लगा सकते हैं। सो आप लिखोगे कि जो v है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, टी की जगह n। तो अपने को ये पता चल गया कि अगर एक्सेलरेशन कभी निकालना पड़ेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू v बाई एन हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग v बाई एन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड। तो ये t इक्वल टू n था। आपने लिखा इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यस। जब कभी यूनिफॉर्म वर्ड यूज करता है तो उसको हम कांस्टेंट जैसा बोल समझते हैं। तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में एक स्लाइटली डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इट इज सेम एट ऑल द लोकेशंस। कांस्टेंट का मतलब होता है इट इज सेम एट ऑल द टाइम। बट यहाँ पर लूजली हम एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म बोला जाए या कांस्टेंट बोला जाए, दोनों का सेम मीनिंग है हमारे लिए। अच्छा, इसने पूछा कि लास्ट 2 सेकेंड में कितना चलेगा। तो लास्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये आपका एन टाइम था। तो इससे पहले वाला जो सेकेंड होगा वो लास्ट 1 सेकेंड रहा होगा, यानी टी इक्वल टू एन माइनस 1 से लेकर के यहाँ तक का सेकेंड जो होगा वो लास्ट सेकेंड रहा होगा। उसके पहले एक और सेकेंड बैक साइड जाओगे तो ये होगा। सो आपको बेसिकली टी इज इक्वल टू एन माइनस 2 से लेकर के टी इज इक्वल टू एन तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर लास्ट सेकेंड पूछता तो हम उसको nth सेकेंड बोल देते हैं। बेसिकली अपने को nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज n माइनस 1th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड करना है। तो या तो आप दोनों को निकालो, उनको ऐड कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो n सेकेंड का, और यहाँ से n माइनस 1 का निकाल लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि अपने को ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। So this distance is going to be equal to the total minus this one. तो टोटल में से हम n माइनस 2 वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो लेट्स से कि हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। t इक्वल टू n सेकेंड में कितना चलता है, यूज रेड कलर। t इक्वल टू n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है, लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज x1। इसको हम लोग लिखेंगे u t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब n हो गया। u 0 था। अच्छा, ए की जगह पर हम इसको बाद में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, अभी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, चॉइस अपनी है। तो बेसिकली ये अपने पास आ रहा है, ए की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये बनेगा वी एन डिवाइड बाई 2। चेक कर लीजिए, ए को हम वी बाई एन लिखेंगे तो एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, तो एक्स एन की वैल्यू ये आ गई। अब हम टी को एन माइनस 2 तक का यूज करेंगे और लेट्स उसको x2 बोलते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम यूजिंग दिस डिस्टेंस एज x2 and x2, I am calling this distance as x1, और अपने को जो चाहिए है वो x1 माइनस x2 है। सो x2 विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब n माइनस 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू वापस रख देते हैं। सो ये बन जाएगा अपने लिए v टाइम्स n माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस n। अब जो अपने को कैलकुलेट करना है वो x1 माइनस x2 है। सो व्हाट दिस x1 माइनस x2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, you can subtract this and this। आप चाहो तो इसको n स्क्वायर बाई n लिख करके रखो, क्योंकि डिनोमिनेटर 2n रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकते हैं 2n। अप साइड क्या आएगा, एक v को भी कॉमन ले सकते हैं। पहले से आपको n स्क्वायर मिलेगा, सेकंड से आपको n माइनस 2 का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे।
ये v डिवाइड बाई ट्वाइस n विद इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्मूला में a प्लस b कर रहे होगे। जब आप a प्लस b कर रहे होगे तो n और n आपस में ऐड अप होकर के 2n माइनस 2 बन जाएगा, और a माइनस b कर रहे होगे तो फिर n से कैंसिल आउट होकर के 2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, एक 2 बाहर भी आ जाएगा, सो आएगा 2 टाइम्स v n माइनस 1 डिवाइड बाई n। ऐसा अपना एक आंसर हो जाएगा, 2 टाइम्स v n माइनस 1 डिवाइड बाई n। चेक कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है? 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा जरूर होना चाहिए। सो आपको वेरी फर्स्ट ऑप्शन भी ऐसा मिल जाएगा, तो आप इसको मार्क कर दोगे। ओके, सो सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है फिर से मैं बोल देता हूँ। यू हैव ड्रॉन अ पिक्चर, started with the values, checked whether A is a uniform, then applied uniform equation, found A। फिर अपने को पता करना था लास्ट 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ, तो n और n माइनस 2 के बीच का जो गैप होगा वो लास्ट 2 सेकंड होगा। उस सेकंड को पता करने के लिए आपने पहले n सेकंड का पता कर लिया, फिर n माइनस 1 में डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने को बीच का गैप पता चल गया। अब आपसे पूछता है कि जैसे लास्ट 3 सेकंड में कितना होगा, तो लास्ट 3 सेकंड में आप n माइनस 3 से n ले सकते थे, तो किसी भी लास्ट सेकंड्स के बारे में बात कर सकते थे। आप चाहो तो वो nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन उसको 2 बार लगाना पड़ेगा। एक nth सेकंड से निकालोगे तो ये वाला निकलेगा, लास्ट 1 सेकंड का निकलेगा, और फिर उसके बाद भी एक लगाओगे तो लास्ट वाले का निकलेगा, फिर दोनों को ऐड करोगे। We can do by SN formula also, right? Yes, we can do, but you need to apply twice. एक SN निकालना होगा, एक SN माइनस 1 निकालना होगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा। It will work. Someone is removing. Okay, so मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ, शायद वो सेटिंग चेंज नहीं हुई होगी, सो इस तरह की हरकत नहीं हो पाएगी। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा, कॉपी कर लो, और कोई कंसर्न रहा हो तो आप जरूर पूछो। और जो लोग इस तरह की मिस्चीवियस हरकत करते हैं, दे विल नॉट फाइंड एनीथिंग गुड। सो आई एम चेंजिंग द सेटिंग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पिक करेंगे, विच इज 7th। Okay, setting has been changed. Nobody will be able to remove anymore, so don't worry about that. Okay, so let's focus on this thing. Question number 7. In case ऐसा कोई activity चल रहा हो तो let me know immediately. I will make the change in the settings. Generally, वो setting already रहते हैं, कभी कभी वो change करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, तो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 6 नहीं पूछा था, 7 पूछा आपने, मैं 6 को रीड कर रहा हूँ। 7 के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, it says particle moves along x-axis and its position is given like this। तो ये उसका पोजीशन दिया है। ना आपने देखा था, हमको x का वैल्यू पता रहता है ना, तो हम उससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सारा कुछ बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उसी के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि इनिशियल, बताइए क्या सही है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। तो जनरली हम लोग u को इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं ना, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन में u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो। u एक नंबर भी हो सकता है, जैसे abc भी एक नंबर होता है। सो अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में चलता है तो अपने को एक फॉर्मूला ये जरूर पता था, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें अगर u को देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और
ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस होता है। लेकिन इसमें जिस तरह से लिखा हुआ है उसको हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम यू बोलेंगे, ऐसा अपने लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा डायरेक्टली यू बोलना। तो क्या कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को। सो पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt करेंगे। dx बाई dt जब आप करोगे तो u कांस्टेंट जैसा होता है, तो u तो कांस्टेंट रहेगा। t माइनस टू का डिफरेंशिएशन करोगे तो t का 1 आ जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। a और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2t माइनस 2, ये बनेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा, u प्लस ट्वाइस ए टी माइनस 2। ये अपने को फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस 2 टाइम्स ए टी माइनस 2। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला मिल रहा है तो ये दिस सेज बेसिकली वेलोसिटी एट एनी टाइम। इससे अपने को वेलोसिटी किसी भी टाइम पर मिल रही है। किस टाइम का वेलोसिटी अपने को चाहिए, अपने को जो वेलोसिटी चाहिए जीरो का चाहिए, टी इक्वल टू जीरो का। तो इस पे आप टी इक्वल टू जीरो रखोगे, तो जब आप इसमें टी की वैल्यू को जीरो रखोगे और v पता करोगे, वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। तो t को जीरो रखने से v जो आएगा तो आएगा u प्लस 2 टाइम्स, इनफैक्ट t को जीरो कर दिया तो माइनस आएगा, -4a। एक कांस्टेंट नंबर होगा, u एक कांस्टेंट नंबर है, ये पूरा इनिशियल वेलोसिटी है। सो दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट u। आर यू गेटिंग व्हाट आई डिड? अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी को चेक करने का क्या तरीका होता है, पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर वेलोसिटी को t इक्वल टू जीरो पे पता करेंगे, एंड इफ इट इज मैचिंग एट दैट मोमेंट, दैट विल बिकम आवर आंसर। गुड। फिर आपसे पूछता है बी ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी तो अपने को मिल चुका है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो a की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी dv बाई dt, और v अपने को ये पता चल गया है। u अपना कैसा है, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। 2 टाइम्स a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 2 का 0 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 2a। अच्छा, इसको हम लोग a डैश बोल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो एक्सेलरेशन अपने को चाहिए था, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज dv by dt and you differentiate it, what you are getting is twice a। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो a नहीं है, रादर इसका एक्सेलरेशन कितना है, ट्वाइस है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो कई बार क्या होता है ना कि वो u और a को अपने स्टैंडर्ड जैसा नहीं ट्रीट करता है, इनको जस्ट लाइक कांस्टेंट जैसा ट्रीट करता है। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता करनी होती है, तो उसके लिए अपना रूल, वेलोसिटी निकालो, t इक्वल टू जीरो रखो, इनिशियल आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, अपने को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। फिर आपसे बोलता है कि एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो t को जीरो रख करके देखो और चेक करो कि क्या पार्टिकल ओरिजिन पे पाया गया है। सो लेट्स चेक इट, क्या पार्टिकल अपना ओरिजिन पे पाया गया है t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू 2 पे, सॉरी नॉट जीरो, 2 सेकेंड पे। जैसे t को जीरो 2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओरिजिन का मतलब x की वैल्यू जीरो। व्हाट द ओरिजिन मींस, x इक्वल टू जीरो। सो ये तो ऑब्वियस था कि 2 रखने से जीरो आ जा रहा है, तो ये भी सही हो जा रहा है। तो सी और डी को हम मार्क कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम इसलिए किए जाते हैं सो दैट कि आपको चेक किया जाए वेदर आप यू को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं समझते हो, ए को हमेशा एक्सेलरेशन तो नहीं समझते हो, या फिर आप एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझते हो या नहीं, उसको चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सो इफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन इज नोन टू अस, डिफरेंशिएट टू गेट द वेलोसिटी, further differentiate to get the acceleration, then give the answers. Question number 7 we have completed. Then there's 8 and 9. Question number 8 and 9. Okay. So again, 8 is also theoretical one. और अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स अपने को पता करने हैं।
पहला स्टेटमेंट कहता है, जनरली जब ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं तो काफी ट्विस्टेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपने पहले वैसा सॉल्व नहीं किया है तो। सो इट सेज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। हम लोग ये बात कर चुके हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन का काम होता है स्पीड को कम करना या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करना, मतलब स्लो डाउन करना। तो आप बोलोगे यस, एक वन लेक्चर में हम लोगों ने इस पर काफी डिटेल में बात की थी, उसका यहाँ पर डायरेक्ट यूज आ गया। अगर वो बात नहीं की होती तो अभी मेरे को समझाना पड़ता है उतना सारा फिर से। सो क्लियर हो गया। फिर अब से बोलता है, इफ द पोजीशन वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, अपोजिशन वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। नाउ इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने अभी तक बताया नहीं है, बट जस्टिफाई कर सकते हैं। आप एक लाइन बनाओ, एक्स और समथिंग लाइक, और ये अपना ओरिजिन है, पार्टिकल आपका यहाँ पर है, तो ये उसका पोजीशन होता है एक्स, और वेलोसिटी ये पोजीशन की डायरेक्शन है, राइट। वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट होने का मतलब इधर है। जैसे आप पिक्चर बनाओगे आपको क्लियर हो जाएगा। सो जब कभी पोजीशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा होगा, ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब एग्जाम में कई बार ट्विस्ट करके उल्टा पूछेगा, अदरवाइज ऐसा बोलेगा कि अगर पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा हो तो कंडीशन बताइए। तो हम ये एक आउट ऑफ सो मेनी कंडीशंस, एक कंडीशन हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर पार्टिकल को ओरिजिन की तरफ जाना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन होता है, पोजीशन बेसिकली पोजीशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसको हम पोजीशन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि पोजीशन हमेशा ओरिजिन से होती है। तो पोजीशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ होगी। एक अच्छा पॉइंट है, इसको अपने नोट्स पे भी ऐड कर सकते हो, आगे कई बार एडवांस जैसे क्वेश्चन हम लोग इसका यूज कर रहे होंगे। सो ये भी करेक्ट जा रहा है। सी ऑप्शन बोलता है कि इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो अगर किसी एक मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो है तो क्या उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये गारंटीड है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर इट, करेक्ट और इनकरेक्ट? इफ इट इज इनकरेक्ट, व्हाई? एंड इफ इट इज करेक्ट, कैन यू गिव एन एग्जांपल? किसी ने सॉल्व किया और किसी ने आंसर निकाला इसका? अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट है और कई बार एग्जाम में अपियर करता है, तो अगर आपने अभी समझ करके याद नहीं रखा तो एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन आएगा और गलत मार्क करने का चांस हो जाएगा। वी शुड अवॉइड इट। इनकरेक्ट है, गुड। नो, एज इट माइट चेंजिंग डायरेक्शन, इनकरेक्ट है, गुड। सो अब देखो, अब इसको कई बार यूज कर चुके हैं और बस जो यूज कर चुके हैं उसी का एक स्टेटमेंट है छोटा सा, एक फिगर में कहीं मैंने बनाया था, ये देखो फिगर था, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा पार्टिकल यहाँ से चला था, चलते चलते रिटर्न होकर के वापस गया। जिस समय ये रिटर्न हो रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पे जीरो है, क्योंकि रिटर्निंग के टाइम पे तो मोमेंटरली वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो ऑल थ्रू लग रहा था। सो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये टर्न कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो अगर किसी एक मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो हो, इट डज नॉट इंश्योर कि उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। आप टर्निंग वाला एग्जांपल दे सकते हो, अब उस एग्जांपल को दे सकते हो जो ग्रेविटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है, शायद ये पिक्चर यहाँ पे बनी भी है, या फिर यहाँ पे बना देता हूँ। एक पार्टिकल को जब आप थ्रो करते हो अपवर्ड की डायरेक्शन में और ये रिटर्न करके वापस आ रहा होता है, तो ये जो ग्रेविटी है वो हमेशा लग रही होती है, ग्रेविटी इज ऑलवेज देयर, बट इस मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। सो वेलोसिटी तो जीरो हुआ लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। सो वेलोसिटी मे बी जीरो एट एन इंस्टेंट, acceleration may not be zero at that instant, may not be zero.
तो इससे आपको स्टेटमेंट सी के बारे में पता चल गया कि वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर जीरो हो सकती है विदाउट एक्सेलरेशन टू बी जीरो। तो ये बोला कि जीरो होना चाहिए एक्सेलरेशन को, आप बोलोगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे पास नहीं हो सकते के कुछ एग्जाम्पल है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सी इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने नोटबुक में इनको कॉपी भी कर लेने का, ऐसे लिख लेने का कि इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, बिकॉज कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर पार्टिकल आपका रेस्ट पर ही है तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी कैसा है, जीरो है, चल भी नहीं रहा है, तो उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। डी ऑप्शन सेज इफ वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल। अब एक मोमेंट की बात नहीं हो रही है, नाउ इट इज फॉर अ टाइम इंटरवल। द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। सो विद इन दैट टाइम इंटरवल के बारे में बात करोगे तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर इस टाइम इंटरवल में आपका वेलोसिटी जीरो है, अच्छा हालांकि ये जो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, और इसने बोला है कि वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, मतलब कुछ समय के लिए आपका पार्टिकल नहीं चल रहा है। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब पार्टिकल इज नॉट मूविंग। एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। सो आप इसी को यूज कर सकते हो कि एक्सेलरेशन विद इन द टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, यानी एवरेज एक्सेलरेशन हो गया तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा ए जीरो हो जाएगा हमारा क्योंकि वी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, और पार्टिकल हमारा मूव नहीं कर रहा तो उसके एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। हाँ, डी वी बाई डी टी से भी बोल सकते हो। सो दिस इज करेक्ट, यस, इसको करेक्ट कर लोगे। आपने कुछ लिखा हुआ है, acceleration is the rate of change of velocity. If v is zero, then acceleration is zero. But if direction changes, then velocity changes. So, uh, हाँ, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, लेकिन v उसमें देखो जब हम dv बाई dt पे लिखते हैं तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। v अगर किसी एक इंस्टेंट पे जीरो है तो वो इंस्टेंट के लिए dv बाई dt नहीं लगाता है, इंस्टेंट के लिए अपना लॉजिक लगा करके आंसर देते हैं सी पार्ट के लिए। ए पार्ट के लिए आप जरूर आंसर दे सकते हो डी बाई डी टी से या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से। डेल्टा टी के टाइम पर डेल्टा वी जीरो है, इसलिए हमारा ए जीरो हो जाएगा। अगर ए जीरो है, पार्टिकल चल नहीं रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस भी जीरो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपने जो पूछा है दैट इज 9, दैट्स लास्ट वन। इसके भी स्टेटमेंट करेक्ट जैसे कुछ चेक करने होंगे। The velocity of particle is zero at t equal to zero. Okay, that means initial velocity zero होने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन से ही लर्न किया करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ऐसा बोला जाता है एक पार्टिकल रेस से चलता है, उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी जीरो होने पर उसके पास एक्सेलरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो क्वेश्चन किया था बहुत ज्यादा लेंदी था ये वाला क्वेश्चन, इस पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं था। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो दैट डज नॉट मीन कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में फर्क होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में आने वाले चेंज के बारे में बता रहा होता है, वेलोसिटी नहीं बताता है। मैं फिर से बोलता हूँ, एक्सेलरेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टेल अस अबाउट द चेंज दैट इज कमिंग इन द वेलोसिटी। इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, इससे एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, इससे एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर ऐसा कह लो, एक्सेलरेशन फ्यूचर में आने वाली वेलोसिटी के बारे में बताता है। सो वी और ए उस इंस्टेंटेनियस सेंस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यू आपका जीरो है या नॉन जीरो है, इससे ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर में जो v1 आएगा वो ए डिसाइड करेगा। सो उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बिल्कुल लिंक नहीं होता है, इसलिए आप ए पार्ट को अलग कर सकते हो।
बी पार्ट पर एक्सेलरेशन एट इक्वल टू जीरो मे बी जीरो, यस मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, पॉसिबिलिटी है। आपको ऐसे स्टेटमेंट भी पढ़ना सीखना है। मस्ट का मतलब कंपल्सरली, दैट मीन्स डेफिनेटली, नेसेसरली। मे मीन्स पॉसिबिलिटी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक पार्टिकल आपका रखा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, सो अगर वो ट्रैवल नहीं कर रहा है तो जब से आपने देखना स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। फ्यूचर में कितनी वेलोसिटी आ रही है? जीरो। दैट मींस उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन श्योरली हम कुछ नहीं कह सकते। तो बी इज अ करेक्ट, क्योंकि पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो एट इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, जीरो से लेकर के 10 सेकेंड तक आपका एक्सेलरेशन जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो थी, तो पार्टिकल चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और जो वेलोसिटी इनिशियली है वही रहेगी। इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो आगे भी वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो आपसे बोलता है द स्पीड इज आल्सो जीरो इन दिस इंटरवल, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। पार्टिकल को ट्रैवल कराने के लिए रेस्ट से, अगर आप ट्रैवल कराना चाहते हो तो आपको एक्सेलरेशन देने का। अगर आप एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हो तो इट्स स्टॉप्ड, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। इट्स नॉट मूविंग, दैट मींस इट्स वेलोसिटी और स्पीड बोथ आर जीरो। सो ये करेक्ट है। फिर आपसे बोलता है इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम दिस टू दिस, स्पीड अब उल्टा बोला है, स्पीड आपकी जीरो है, इनिशियली भी जीरो थी और स्पीड आगे भी जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल आपका रेस्ट पर है। तो स्पीड जीरो थी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन एब्सेंट है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, यहाँ पे एक जीरो वर्ड आना चाहिए, आल्सो जीरो इन दैट इंटरवल। तो ये दोनों सी और डी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, बट दोनों ट्रू हैं इस केस में। इस केस में दोनों ट्रू हो गए। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपने को कैसी दी गई है? जीरो। सो बी सी डी को आप मार्क कर दोगे। सो दैट वाज योर डीपीपी 1। इसके बाद इसके आंसर्स थे, आपने आंसर चेक कर लिए होंगे। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ये सोल्यूशन अगर दिख रहा है तो। फिर इसके बाद डीपीपी 2 को ओपन कर देता हूँ मैं। हालांकि बहुत छोटा सा लिखा है बट आपको काम आ जाएगा। इसके बाद डीपीपी सेकेंड के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जल्दी से, अपने पास फ्यू मिनट्स है। उन फ्यू मिनट्स में उन डाउट्स को मैं बता देता हूँ। DPP 2, I need to open DPP 2 again. It's opened 1, so need to go again. ये छोटा सा इसमें 4-5 क्वेश्चन से दिए थे आपको, आपसे हो गए होंगे, और अगर किसी में डाउट रहा है तो आप जरूर बोल लीजिए। मैं इसको हिंट और ये सोल्यूशन दे देता हूँ। एनी डाउट ऑन दिस DPP 2 रेक्टिलिनियर मोशन का? ये वर्टिकल मोशन से रिलेटेड था जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाइट के साथ किस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। 3rd क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सेकेंड आपने पूछा है, 1 3 5 पूछा है। गुड। 1 2 3 5। चलेगा। सो ये वर्टिकल मोशन के जो आपने कॉन्सेप्ट लर्न किए थे उसी से रिलेटेड है। इट सेज अ बॉल टेक्स t सेकेंड टू फॉल फ्रॉम हाइट h1। अच्छा, ये फॉलिंग का हम लोगों ने ऊपर थ्रो करने वाला केवल लर्न किया था, तो उसी से रिलेटेड है। अगर हम थ्रो करने वाला देख सकते हैं तो डाउन साइड वाला भी मोशन देख सकते हैं। एंड टू टी टू फॉल फ्रॉम हाइट h2, सो h1 और h2 के बारे में बताने का।
अब देखोगे जब किसी बॉल को, यहाँ पे अपने रूल भी आ जाएंगे, अगर किसी बॉल को हम यहाँ पे रिलीज करते हैं तो किसी हाइट को जाने में उसको कितना टाइम लगता है। लेट्स एच हाइट है, सो रिलीज किया है, रिलीज किया मतलब यू इक्वल टू 0 है, और इधर देखोगे ए की वैल्यू जी के बराबर है। अब देखो यू की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन बराबर है, सेम है, इसको तो ये एक्सेलरेशन का काम करेगा। अब आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से y को नीचे भी मान लोगे तो सब पॉजिटिव लिखोगे, y को ऊपर मानोगे तो सब नेगेटिव लिखोगे। तो लेट्स से कि हम लोग अभी वही रूल लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेट्स से y है प्लस y है, पॉजिटिव y है। सो पार्टिकल आपका यहाँ से चलता है और उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है ये, और इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने का मैं बताता हूँ। इक्वेशन अपने पास क्या थी, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ इसको s वर्ड यूज कर लो, सेकेंड इक्वेशन। नाउ s इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस टूवर्ड्स डाउन साइड, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउन साइड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को माइनस h लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगी, हाफ ए की वैल्यू कितना लिखोगे, माइनस जी, क्योंकि ए नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर। आप देखोगे कि माइनस और माइनस डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव था और ए भी नेगेटिव था, तो दोनों मिलकर के नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं। तो h का जो वैल्यू आता है दैट बिकम्स हाफ जी टी स्क्वायर। इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो, टाइम टेकन टू फॉल डाउन h डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g। सो दैट इज इस फॉर्मूला बेसिकली। किसी भी h हाइट को फॉल डाउन करने के लिए कितना टाइम लगता है वो इससे दिया जा सकता है। अब आपको एक बार h1, एक बार t1, एक बार t टाइम लग रहा है, एक बार t2 टाइम लग रहा है, और h1 h2 का रेशियो निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। t1/t2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाओगे, g से g कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली h1/h2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि h1/h2 का जो रेशियो आएगा दैट इज गोइंग टू बी t1/t2 का होल स्क्वायर। t1 कितना दिया गया, t1 is t, t2 is twice t का होल स्क्वायर, that is basically 1/4, that is basically 0.25, that is D option. How do we know initial velocity is 0? That's a good question. How do we know initial velocity is 0? So it says a ball takes t second to fall from a height this. जब ऐसा बोलेगा to fall, इसका मतलब वहां से fall करना स्टार्ट किया है। फॉल करना का मतलब रिलीज किया गया है, थ्रो करने का मतलब फेंका गया है। यस, सो जब कभी फॉल या फ्री फॉल जैसे वर्ड यूज हुआ करें, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो दैट इज फ्री फॉल, कॉल्ड फॉल। ऐसे टर्म्स यूज करेगा, रिलीज किया गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फॉल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ये अपने को समझने का, ये लैंग्वेज से आप यूज टू हो जाओगे ओवर द टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपने पूछा है वो सेकंड है। सेकंड से पहले मैं थर्ड बता देता हूँ, क्योंकि आपका टाइम हो गया है, फिर सेकंड को हम लोग किसी और क्लास में भी हैंडल कर सकते हैं। थर्ड किसी का आंसर आया थर्ड का? एनीबॉडी हु ट्राइड क्वेश्चन नंबर 3? आया होगा, गुड। सो इट सेज कि अपने पास एक वेल है और यहाँ पर आप एक स्टोन को थ्रो करते हो। स्टोन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब रिलीज किया गया, तो ये नीचे जाएगा और यहाँ पर वाटर है, वाटर में स्प्लैश करेगा, h डिस्टेंस नीचे गया, और v वेलोसिटी ऑफ साउंड की है, तो स्प्लैश कितने टाइम के बाद हार्ड करने वाला है। गुड, सो आप देखोगे कि इसको t1 टाइम जाने में लगेगा, फिर यहाँ पर साउंड को वापस आने में लगेगा, तो वापस जो आएगा वो पार्टिकल नहीं आएगा, वो साउंड आएगा, और साउंड जब आएगा तो बंदे को सुनाई देगा कि हाँ स्टोन नीचे गया। तो लेट से साउंड को आने का टाइम t2 है, तो जो टोटल टाइम आपसे पूछा गया है दिस इज फॉर 3, इस t1 प्लस t2। और t1 कौन सा टाइम है, t1 टाइम है h हाइट को फॉल डाउन करने का, ये जो आपके सामने निकाला है आपने, उसको आप लिख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, और t1 की वैल्यू √2 टाइम्स h by g, तो 2 टाइम्स h by g स्टोन को नीचे जाने में लगा, प्लस
साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h स्ट्रेट लाइन में आएगा सीधा, और किस वेलोसिटी से चलता है, v वेलोसिटी से। साउंड की वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इसमें सिंपल सा वो फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस इज h, वेलोसिटी इज v, आंसर हो गया। सो इस तरह का कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे। सो t is equal to the time to fall down plus time for sound to come up. Sound will move with a constant velocity. Sound will move with a constant velocity और speed। तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब साउंड की स्पीड को, साउंड को ट्रैवल करने में ग्रेविटी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और 5 के बारे में बोल देता है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन दिस। 5th जैसा क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसी टाइम पर हम लोग सेकंड को भी पिक कर लेंगे। सेकंड और 5th उसी टाइम पे पिक कर लेंगे, बिकॉज आपका टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास होगा और मेरा भी नेक्स्ट क्लास है। सो बेटर विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दिस वीकेंड ब्रेक। और वीकेंड में आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वर्टिकल मोशन को लेकर के और काइनेमेटिक्स के जितने भी हैं मॉड्यूल में, ट्राई देम। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 डायमेंशनल मोशन की तरफ। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। Okay, thanks everyone then. Have a great time.